नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, मस्त से पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं नितिका सिंह। आज है 15 नवंबर और दिन शनिवार। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे से सुझाव दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोकोलोडी प्राकृतिक अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? राइट आंसर है बोत्सवाना। देखिए ये समाचार में क्यों आया है मोकोलोडी प्राकृतिक अभ्यारण्य, आपको पता है? अपने 2 दिवसीय 2 देशों की यात्रा पर हैं, 2 देशों की यात्रा पर द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 2 देशों की यात्रा पर अंगोला और बोत्सवाना, आपको अच्छे से पता है। तो ये जो अभ्यारण्य है ये बोत्सवाना में है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो अभ्यारण्य है वो किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रपति बोको, ठीक है, ड्यूमा बोको के द्वारा, राष्ट्रपति बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को 2 चीते दिए गए, मतलब कि सिंबॉलिक रूप में, ठीक है, सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर चीते दिए गए और इसकी वजह से ये न्यूज़ में आया है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप मैप देख लीजिए बोत्सवाना का। ये रहा आपका अंगोला, ठीक है, और ये है आपका बोत्सवाना। तो बोत्सवाना जो है ये इसकी राजधानी है, ठीक है, इसकी राजधानी है गाबोरोने, ठीक है, राजधानी। और ये जो अभ्यारण्य है राजधानी से 10 किलोमीटर दूर ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम सीमावर्ती देशों की बात करें तो नामीबिया हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और अंगोला से भी थोड़ा सा टच हो रहा है, लेकिन सीमावर्ती देश नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर। और अंगोला देखिए अगर हम, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नामीबिया, जाम्बिया, ये 3 देश यहाँ पे सीमावर्ती रूप से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अफ्रीका का मैप। हालांकि मैं पहले इसको बता चुकी हूँ। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिए, इस मैप में देखिए, अगर हम कालाहारी डेजर्ट के बारे में बात करें, आपको पता होगा कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र बोत्सवाना में, कालाहारी डेजर्ट का अत्यधिक क्षेत्र बोत्सवाना में है। जबकि अगर 3 देशों की बात करें इस डेजर्ट के बारे में, तो इसमें नामीबिया, और साउथ अफ्रीका, इन तीनों ही देशों में कालाहारी डेजर्ट का विस्तार है। ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान का विस्तार है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये रहा बोत्सवाना। और अगर हम इस डेजर्ट के बारे में बात करें तो ये करीब 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर हम बोत्सवाना में बात करें तो यहाँ पर 2 नदियाँ आपको दिखेंगी। एक है ऑरेंज नदी, ठीक है, ऑरेंज नदी जो कि, और दूसरी है जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी, दूसरी है जाम्बेजी नदी। अगर हम ऑरेंज नदी की बात करें तो वो दक्षिण से है और जाम्बेजी नदी उत्तर बोत्सवाना की तरफ दिखाई देती है। मैप खोलेंगे बड़े आराम से आपको चीज़ें दिख जाएंगी। और इतना हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम जनजाति की बात करें तो बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति कालाहारी डेजर्ट की स्थायी निवासी जनजाति है, यहाँ की पुरानी जनजाति है। और देखिए ये लोग इसे रेगिस्तान के तौर पर नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो ये कालाहारी डेजर्ट है वहाँ पर नदी झरने जो ऐसे पाए जाते हैं, तो इसे वो रेगिस्तान के तौर पर नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि इनकी वजह से जो जीवन है वो सतत रूप से चलता रहता है, आराम से जीवन यापन होता रहता है इसकी वजह से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बुशमैन जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में माइग्रेशन सर्वे 2026-27 किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा? राइट आंसर है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। देखिए जुलाई 2026 से लेकर 2027 तक ये कराया जाएगा। और इसको कराए जाने का कारण क्या है? माइग्रेशन सर्वे यानी कि पलायन सर्वेक्षण। इसका उद्देश्य ये है कि पलायन के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है,
शिक्षा, स्वास्थ्य और इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से है, तो ये सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। कहीं फिर माइग्रेशन के बाद से अगर वे वापस लौटना चाहते हैं, नहीं लौटना चाहते हैं, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी बातें इसमें की जाएंगी। अब क्या भारत में ये पहली बार किया जा रहा है? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत में सबसे पहली बार 1955 में माइग्रेशन सर्वे कराया गया, ठीक है। और ये कब तक चला? माइग्रेशन सर्वे कराया गया और ये कब तक चला ज्ञानविधियों, तो ये चला है आपका 2007-8 तक, 2007-8 तक माइग्रेशन सर्वे चला। और अब फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है, बंद हो चुका था, तो अब इसे फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। आपको मंत्रालय का नाम ध्यान रखना है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखिए। और ये जो है ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तहत किया जाता है, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक विनिमय पत्र एक्सचेंज ऑफ रोड पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है नेपाल। भारत के द्वारा नेपाल से ये समझौता क्यों किया गया? तो माल ढुलाई को लेकर के, माल ढुलाई को लेकर के, ताकि कनेक्टिविटी भारत और नेपाल के मध्य। और देखिए इसमें जो है वो विशाखापट्टनम, ठीक है, कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ? तो नौतनवा, नौतनवा, कोलकाता से नौतनवा, ये नौतनवा जो है आपका, नौतनवा आपका यहाँ नेपाल में है, ठीक है। तो कोलकाता से नौतनवा ये कनेक्टिविटी देखी जाएगी भारत और नेपाल के मध्य। के अलावा देखिए कोलकाता और जोगबनी, कोलकाता और जोगबनी, तो ये कनेक्टिविटी भारत और नेपाल के मध्य देखी जाएगी। अब देखिए भारत और नेपाल के मध्य जो संबंध है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली जब ओली गवर्नमेंट थी, तभी से 2020 से ही ये समस्या देखने को मिली। जैसे ही चाइना के साथ बहाल हुए रिश्ते भारत के व्यापार को लेकर के, जैसे कि काला पानी लिपु लेक और लिपियानधुरा, ठीक है, काला पानी लिपु लेक और लिपियानधुरा, ये जो दर्रे हैं इस पर नेपाल आपत्ति जताता रहा है। तो आपको ये दर्रे पता होने चाहिए। ये तीनों ही दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये तीनों ही दर्रे आपका उत्तराखंड में है, ये तीनों ही दर्रे उत्तराखंड में है, ध्यान रखिए, ये तीनों ही दर्रे आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। और इन तीनों ही दर्रों पर नेपाल अपने मैप में इसको दिखाता है कि ये भारत का राज्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये नेपाल के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस तरीके से। और जब लिपु लेक से चाइना का व्यापार भारत के साथ शुरू हुआ है फिलहाल, तो इस पर पुनः आपत्ति जताई गई नेपाल के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल फिलहाल में और देखिए क्या घटनाएं हुई, तो आपको पता है जेन जेड आंदोलन, ठीक है, जेन जेड आंदोलन, जेन जी आंदोलन, ऐसी पीढ़ी जो 1997 से 2012 के मध्य पैदा हुई, जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से जानती है, सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुई। तो जेन जेड आंदोलन उनके द्वारा यहाँ नेपाल में हम देखते हैं चलाया गया, जिसके बाद वहाँ पर सरकार जो है, सरकार गिर गई और अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम बात करें तो सुशीला कार्की जी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बनी। तब तक देखिए सुशीला कार्की, तो ये ध्यान रखिए सुशीला कार्की। और ये जो स्टार्टिंग हुई थी वो 26 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नेपाल सरकार के द्वारा बैन किया गया था, ठीक है, 26 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया था, जिसकी वजह से ये जेन जेड आंदोलन देखने को मिला। और बताया क्या जाता है, भ्रष्टाचार के कारण गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था। तो ये हो गया नेपाल से संबंधित बातें। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025 से 29 के लिए चुना गया है? राइट आंसर है यहाँ पर ओमान, ठीक है,
ओमान जो यूनेस्को की मानव जय मंडल MAB के लिए चुना गया है 4 सालों के लिए। अब आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। आखिर कहीं बैठक हुई होगी जहां पर ओमान को चुना गया, तो बिल्कुल ये बैठक जो हुई है उज्बेकिस्तान समरकंद में। ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनेस्को की 43वें महासम्मेलन, अभी जो है ये महासम्मेलन हुआ जहां पर ओमान को MAB का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब देखिए 2025 से 29 की अवधि के लिए इसका सदस्य चुना गया है। ओमान विजन 2040 उसने कौन से काम किए हैं, और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप ओमान आगे बढ़ता रहा है, कार्य करता रहा है, जिसकी वजह से उसे MAB परिषद का सदस्य चुना गया। अब देखिए अल सरीन, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये 5 सितारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अल जबल अल अखदर, ठीक है, ये दोनों यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पर, यानी कि ओमान में। न्यूज़ में आया है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि किस देश में ये हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों ही ओमान में हैं, इसकी वजह से ये चुना गया है। और देखिए यहाँ पर आप, अगर हम यूनेस्को के गठन की बात करें, आखिर यूनेस्को का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था नवंबर 1945 में लंदन में, ठीक है, इसका गठन यहाँ पर हुआ था। और अगर हम मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। तो इतनी सारी बातें हो गई, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बाल दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर है 20 नवंबर 1956, 1956 में। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं गलती कर रही हूँ, बिल्कुल गलती नहीं है, 20 नवंबर को मनाया गया था। अब कैसे क्या प्रक्रिया रही, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए 20 नवंबर को आखिर क्यों मनाया गया? UNO के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में घोषित किया गया 1956 से। लेकिन भारत में इसे 14 नवंबर किया गया। 14 नवंबर क्यों? क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, ठीक है ना, जयंती है। और उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि 1964 के बाद, ये जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर को ही भारत में मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से, और उनका काफ़ी लगाव था, विशेष रूप से बच्चों से लगाव रखते थे, जिसकी वजह से उनकी जयंती पर हम 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद करिए कि 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जबकि भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो हम अक्सर गलतियां करके आते हैं, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में 14 नवंबर जरूर मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी नई ब्रिगेड लॉन्च की है जिसकी क्षमता का परीक्षण ऑपरेशन अखंड प्रहार के दौरान किया गया? राइट आंसर है रुद्र ब्रिगेड। रुद्र ब्रिगेड, ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहले देखिए त्रिशूल अभ्यास सैन्य अभ्यास चल रहा है, जो कि जैसलमेर से लेकर गुजरात तक, ठीक है, राजस्थान के। और इसके अलावा यहाँ पर समापन का दौर अब आ गया है अभ्यास त्रिशूल का, और इसमें लास्ट में जो परीक्षण किया गया वो ऑपरेशन अखंड प्रहार, ठीक है, अखंड प्रहार, ध्यान रखिए। तो अखंड प्रहार के तहत ये रुद्र ब्रिगेड को लाया गया है, जिसमें वायुसेना, नौसेना और सेना ने, तीनों ने मिलकर के यहाँ पर अभ्यास किया। तकनीकी अभ्यास इसमें प्रमुख रूप से देखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रुद्र ब्रिगेड आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए इसमें ये पहला एकीकृत फॉर्म्स कॉम्बैट फॉर्मेशन है, सेना का पहला एकीकृत, ठीक है ना, पहला एकीकृत फॉर्मेट कॉम्बेशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कॉम्बेशन है। तो इतनी चीज़ें हो गई, आ जाइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत मंडपम में शुरू हुए 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है। तो भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े आयोजन अक्सर देखने को मिलते हैं, भारत सरकार का ये भारत मंडपम। तो देखिए एक भारत श्रेष्ठ
भारत। अगर हम फोकस राज्य की बात करें, फोकस राज्य की बात करें तो यहाँ पर फोकस राज्य है झारखंड। ठीक है, झारखंड। अभी झारखंड के 25 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, झारखंड को बनने के 25 साल पूरे हुए हैं, इसलिए फोकस राज्य के तौर पर झारखंड। और पार्टनर राज्य की बात की जाए, यहाँ पर पार्टनर स्टेट की बात की जाए तो उसमें हो जाएगा बिहार। उसमें 4 राज्य हैं, हालांकि चांसेस कम है लेकिन बताना मेरा काम है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो ये 4 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संशोधित भारत नेट योजना को पूर्णतः लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है पंजाब। आखिर उसको ऐसी क्या जरूरत हो गई पंजाब को कि ये काम करना पड़ा? तो देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में आराम से, ठीक है ना, सीमावर्ती क्षेत्र में आराम से इसके माध्यम से वहाँ की गतिविधियों को देखा जा सकता है। इस वजह से पंजाब राज्य सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। आखिर ये भारत नेट योजना कौन सी चिड़िया है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भारत नेट योजना कब से चलाई गई, क्या है क्या नहीं है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल जानकारी लेते हैं, आखिर ये भारत नेट योजना है क्या। आ जाइए, सबसे पहली बात कि ये 2011 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, भारत नेट योजना 2011 में लॉन्च की गई, लेकिन 2014 में या 15 में आकर के इसका नाम बदला गया, जिसे भारत नेट किया गया। ठीक है, और इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। आपको ध्यान रखना है, NOFN, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। बाद में इसका नाम भारत नेट किया गया और संचार मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। अब इसका काम क्या है? भारत नेट भारत सरकार की ग्रामीण ब्रॉडबैंड योजना है, जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाता था। ठीक है, 2011 में लॉन्च किया गया, ये बात मैंने बता ही दी। अब देश की हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, हाई स्पीड में ग्रामीण पंचायतों तक पहुंच बनाना, ये भारत नेट परियोजना का उद्देश्य है। विशेषताएं क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक, किफ़ायती ब्रॉडबैंड उपलब्धता, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो इतनी बातें हैं भारत नेट परियोजना के तहत, आप ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे का भव्य कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है मुंबई में। मुंबई में आयोजन आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा समारोह, और इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो नौसेना प्रमुख करेंगे। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी नौसेना प्रमुख करेंगे इसकी अध्यक्षता। और ये भारत का, देखिए, ये भारत का ASWC इस श्रेणी का पहला पनडुब्बी रोधी जलपोत है। ठीक है, पनडुब्बी रोधी जलपोत है, ध्यान रखना है, इस श्रेणी का पहला पनडुब्बी रोधी जलपोत है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है, एक तो दुश्मन को टारगेट करना, उथले पानी में आराम से टारगेट करेगा, और इसके अलावा सर्वेक्षण है, ये सारी काम ये जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत देखने को मिलेगा। आ जाइए, और इसको देखिए बनाया किसने है? तो इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखना है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, और 90% जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो 90% स्वदेशी रूप से निर्मित है, ये स्वदेशी रूप से निर्मित माहे। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, कौन सी फिनटेक कंपनी ने चैट GPT बनाने वाली ओपन AI के साथ हाल ही में साझेदारी की है? राइट आंसर है फोन पे। ठीक है, फोन पे। इसका उद्देश्य क्या है, लाभ क्या होगा? तो फोन पे का कहना है कि चैट GPT से समझौता करने के बाद इनके प्लेटफॉर्म पर चैट GPT को आराम से एक्सेस किया जा सकता है। उनके जो उपभोक्ता हैं वो आराम से यहाँ पर जा कर के इस प्लेटफॉर्म से उसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो कनेक्टिविटी का ये लाभ यहाँ पर मिलेगा।
आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। जीसीसी द्वारा स्वीकृत वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम का पायलट लॉन्च 2025 में किन दो देशों के बीच किया जाएगा? राइट आंसर है यूएई और बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के मध्य। अब देखिए ये वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम है क्या? ये सिस्टम ये करेगा कि जो व्यक्ति है वो जीसीसी कंट्री में, यानी कि खाड़ी देशों के मध्य, जो जीसीसी के 6 देश हैं उनके मध्य एक ही जगह चेकिंग होगी, बार बार चेकिंग नहीं होगी, या अन्य जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बार बार नहीं दोहराई जाएंगी। एक बार फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी, उसके बाद ये सुविधा मिलेगी यात्रियों को। तो ये दो देशों के मध्य पायलट परियोजना के तौर पर इसे शुरू किया जा रहा है। अगर ये सफल हो जाता है तो आने वाले समय में ये पूरे खाड़ी देशों के मध्य, जीसीसी कंट्रीज़ के मध्य हमें देखने को मिलेगा, 6 देशों के मध्य देखने को मिलेगा। आ जाइए अब देखते हैं कि आखिर ये जीसीसी कंट्रीज़, इसका गठन कब हुआ और इनका कौन कौन से देश हैं, ठीक है ना। तो जीसीसी देखिए, ये जो है खाड़ी सहयोग परिषद, खाड़ी सहयोग परिषद, और इसका गठन हुआ 1981 में। 1981 में इसका गठन हुआ। इसमें जो 6 देश हैं वो देख लीजिए, तो बहरीन हो गया, ठीक है, कुवैत हो गया, सऊदी अरब। देखिए जो फारस की खाड़ी है ना, जो फारस की खाड़ी, उसके आसपास के देश इसमें आते हैं। और यूएई के बाद हो गया, 4 देश हो गए, ओमान और कतर। तो ये आपके हो गए टोटल 6 कंट्रीज। तो जीसीसी ध्यान रखिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 38 वर्षों के बाद नया कृषि लोगो और नारा जारी किया है? राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बस कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र कृषि विभाग द्वारा जारी नया कृषि नारा क्या है? शतत सेती समृद्ध शेतकारी, ठीक है, शेतकारी और शतत सेती, ये इनका नारा है महाराष्ट्र कृषि विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है, नया लोगो और नारा। तो यहीं से बस क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका में रहने वाले 4 वर्षीय एलिट अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि 2026 से 29 के लिए भारत से किसका चयन किया गया है? राइट आंसर है कुंचला केवल रेड्डी। कुंचला केवल रेड्डी ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। टोटल अगर हम देखें तो इस कार्यक्रम के तहत 36 देशों से 150, ठीक है, 150 प्रतिभागियों को चुना गया, जिसमें से एक केवल रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश भारत से संबंधित हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है आपको ज्ञानवीरों। देखिए तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में किस स्थान पर न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया? राइट आंसर है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। न्योमा एयरबेस भारत का सबसे ऊंचाई पर निर्मित ये जो एयरबेस है उसको बनाया गया है, ध्यान रखिए, लद्दाख में। और यहाँ पर बड़े बड़े प्लेन्स जो है, आराम से जो लड़ाकू विमान है वो उतर सकेंगे, सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है चाइना को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। और देखिए ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर, 13,000 की फीट की ऊंचाई पर बनने वाला एयरबेस भारत का पहला एयरबेस है, ये वायुसेना के द्वारा बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए। चलिए तो ज्ञानवीरों आज का कंप्लीट होता है करंट अफेयर। फिर मिलती हूँ कल आपसे कुछ नए अपडेट्स के साथ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।